पेशे खिदमत हैं आज की बड़ी खबरें सैयद निजामुद्दीन कासिम की आवाज में। नक्सल कमांडर मालो जोला वेणुगोपाल राव उर्फ भूपति ने आज महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में गढ़चिरौली पुलिस के सामने खुदसुपुर्दगी की। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने क्या कहा, टाइम फॉर न्यूज की वीडियो में देखें। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 से देश में माओवाद के खिलाफ जो एक लड़ाई शुरू हुई थी और हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित भाई शाह इनके नेतृत्व में मार्च 2026 तक इस देश में माओवाद को समाप्त करने का जो संकल्प लिया गया था, उसमें महाराष्ट्र ने बहुत बड़ी पहल की है। 2014 से लगातार हम लोग एक लंबी लड़ाई माओवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं। एक और गांव-गांव तक विकास पहुंचाकर लोगों में विश्वास जगाने का काम हमने किया है और साथ में हमारे पुलिस दल ने विशेष रूप से हमारी C60 ये जो यहाँ की बटालियन है हमारी पुलिस की, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से कार्रवाई कर डीप फॉरेस्ट में जाकर, सुदूर जंगलों में जाकर, बहुत ही डिफिकल्ट टेरेन में जाकर माओवादियों के साथ प्रत्यक्ष युद्ध करके उनको न्यूट्रलाइज करना, उनको अरेस्ट करना और उनको आत्मसमर्पण के लिए बाध्य करना, ऐसी एक लड़ाई चलाई और जिसके चलते बड़े पैमाने पर माओवादियों के ध्यान में आया कि जो स्वप्न लेकर वो माओवाद में शामिल हुए थे वो स्वप्न समाप्त हो चुका है और अब भारत के संविधान ने जो व्यवस्था निर्माण की है उस व्यवस्था में वापस आना यही उनकी भलाई के लिए सिद्ध होगा। और धीरे धीरे इसकी शुरुआत हुई। 1 जनवरी को मैं यहां पर था और एक बड़े केडर तारक का इन्होंने आत्मसमर्पण किया और मैं ऐसा मानता हूं कि वो भी एक मील का पत्थर साबित हुआ। और आज जो सोनू उर्फ भूपति इन्होंने आत्मसमर्पण किया है, उनके साथ 60 लोगों ने आत्मसमर्पण किया है। ये सारे नक्सलवाद में, माओवाद में लिप्त ऐसे बड़े कैडर हैं और विशेष रूप से सोनू उर्फ भूपति ये और इनके भाई किशन जी, ये दोनों इस माओवाद को बड़ा करने में इसकी रीढ़ की हड्डी के रूप में काम करते थे। 2011 में किशन जी का न्यूट्रलाइजेशन हुआ, उसके बाद एक बड़ी कमान ये सोनू उर्फ भूपति इन्होंने संभाली हुई थी। ये आइडियोलॉजिकल भी वॉरफेयर करते थे और साथ साथ जमीनी वॉरफेयर में भी रिक्रूटमेंट करना, ट्रेनिंग देना, स्ट्रैटेजी करना, हमले करना, ये सारी चीजों में यही एक प्रमुख थे। और पिछले 1 महीने से इनके साथ हमारी पुलिस की बातचीत चल रही थी। अलग अलग माध्यमों से इनको एक तरफ कन्विंस भी किया जा रहा था कि आपने मुख्य धारा में लौटना चाहिए और दूसरी जगह ऑपरेशंस के माध्यम से उनको ये बाध्य भी किया जा रहा था कि अगर आप नहीं लौटेंगे तो हम लोग ऑपरेशन बंद नहीं करने वाले हैं, हम लोग धीरे धीरे या तो अरेस्ट करेंगे या न्यूट्रलाइज करेंगे। और जब इस परिस्थिति को उन्होंने समझा तो उन्होंने भी ये फैसला किया और प्रकट रूप से उन्होंने पूरे केडर में यह भूमिका ली कि हम लोगों ने युद्धबंदी करनी चाहिए और आत्मसमर्पण करना चाहिए। मंगोलिया की इंडिया किस तरह मदद करेगा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जबानी सुने। हमारा रक्षा और सुरक्षा सहयोग भी लगातार मजबूत हो रहा है। ट्रेनिंग कार्यक्रमों से लेकर दूतावास में डिफेंस अटैचे की नियुक्ति तक हमने कई नई पहल की है।
मंगोलिया के सीमा सुरक्षा बलों के लिए भारत नए कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम भी प्रारंभ करेगा। अयोध्या में राम मंदिर की हिफाजत के लिए क्या कर रही है सरकार, क्या कहते हैं होम मिनिस्टर अमित शाह, टाइम फॉर न्यूज की वीडियो में देखें। वो केवल राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के लिए नहीं है, ये एसओटीसी देश भर की पुलिस में जो आतंक विरोधी दस्ते बने हैं वो सभी को अत्याधुनिक तकनीक के साथ ट्रेन कर आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए सुसज्ज बनाएंगे। क्योंकि हम सब जानते हैं कि इतने विशाल देश में केवल केंद्र सरकार आतंकवाद का सामना नहीं कर सकती। देश की सभी राज्य सरकारें और राज्य पुलिस के विशेष दस्ते, एनएसजी और बाकी सभी सीएपीएफ के दस्तों के साथ मिलकर ही देश को सुरक्षित कर रहे हैं। इसलिए एसओटीसी आने वाले दिनों में देश की आतंकवाद विरोधी जो लड़ाई है उसको बहुत पैनी तरह से सुसज्जित करेंगे और इसके लिए हमेशा उनको तैयार भी रखेंगे। मित्रों, एनएसजी ने सर्वत्र सर्वोत्तम और सुरक्षा त्योहार की खुशी के जश्न में रुकावट बनने वालों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ का कड़ा बयान। टाइम फॉर न्यूज देखने वालों के लिए उत्साह और उमंग के त्योहार में किसी ने रंग में भंग डालने का काम किया, किसी ने व्यवधान डालने का काम किया तो जेल की सलाखें उसका इंतजार कर रही होंगी। और कोई भी होगा उसको अंदर ठूंसने में बहुत देर नहीं लगेगी। और इसीलिए बहनों वर्यों, पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से, उत्साहपूर्ण तरीके से, सौहार्दपूर्ण तरीके से एक दूसरे को बधाई देते हुए हमें मनाने चाहिए। और मुझे प्रसन्नता है कि गत 8-8.5 वर्ष के अंदर जो भी पर्व और त्योहार उत्तर प्रदेश में आयोजित हुए, सारे के सारे समुदाय के, होली हो, दीपावली हो, विजयादशमी हो, जन्माष्टमी हो, रामनवमी हो, रक्षाबंधन हो, ईद हो, क्रिसमस हो, गुरु पर्व हो, सारे पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से, उत्साहपूर्ण तरीके से, उमंगपूर्ण तरीके से आयोजित होते हैं। हर एक व्यक्ति अपने अपने पर्व त्योहारों को मनाए, अपनी आस्था का सम्मान करे। ये पर्व और त्योहार सड़कों पर प्रदर्शन की वस्तु नहीं है। ये सामूहिक रूप से अपने अभिव्यक्ति को समाज के सामने प्रस्तुत करने का एक माध्यम होता है। लोग एक दूसरे से गले मिलें, सामूहिक रूप से विकास की प्रक्रिया का हिस्सा बने, अपने परिवार की खुशी को अपने समाज के साथ, समाज की खुशी के साथ प्रदेश के साथ, प्रदेश की खुशी को देश के साथ आपस में शेयर करते हुए हम आगे बढ़े। यही पर्व और त्योहार के पीछे का उद्देश्य होता है। अब वह भाव नहीं, अब ये वो सरकार नहीं है जो दंगाइयों के सामने घुटना टेकती हो। ये सरकार तो जो जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में समझाना भी जानती है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर हजरत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब का जंतर मंतर से मुसलमानों और बरादरान वतन के नाम अहम पैगाम। इसकी वजाहत करना चाहता हूँ कि पहली बात यह है कि यह हरगिज़ इस मुल्क में अक़लियत और अक्सरियत के दरमियान और हिंदू भाइयों और मुसलमानों के दरमियान लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई हुकूमत से है। हमारी हुकूमत मुल्क के किसी तबके से नहीं है। हमें इस बात का पूरा एहसास है कि लोकसभा में और राज्यसभा में जो अपोजिशन पार्टियों के अरकान थे, उनके मेंबरान थे, चंद ही उनमें मुसलमान थे, बकिया सब हमारे हिंदू भाई थे, गैर मुस्लिम भाई थे। उन्होंने पूरी कुव्वत के साथ हमारे मुकदमे को पेश किया है। इसलिए हमको हमेशा ये बात जहन में रखनी है
कि हम भाई भाई हैं, इस मुल्क में भाई भाई की तरह रहेंगे। ये लड़ाई हमारी हरगिज़ किसी फ़िरक़े से और किसी मज़हब से नहीं है, बल्कि हमारी लड़ाई हुकूमत से है। दूसरी बात यह है कि हमारी ये लड़ाई सिर्फ औकाफ के लिए नहीं है, ज़मीन हड़पने के लिए नहीं है, अपनी ज़मीन को बचाने के लिए। हमने कभी ये मुतालबा नहीं किया कि हुकूमत अपनी फ़लाँ ज़मीन हमें दे दे। इतनी सारी ज़मीनें हुकूमत की बेकार पड़ी हैं, वो हमें हवाला कर दी जाएं। हमारे आबा अजदाद ने जो ज़मीनें हमारी सहूलत के लिए रखी हैं, आसानी के लिए रखी हैं, उन ज़मीनों की, उन अमलाक की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। हम अपनी ही अमलाक की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे मज़हब में अपनी किसी दूसरे की मिल्कियत का 1 इंच लेना और उसको वक्फ करना जायज़ नहीं है। हमारे यहाँ वक्फ की बुनियादी शर्त यह है कि वक्फ करने वाला उस जायदाद का मालिक हो, दूसरे की ज़मीन वक्फ नहीं की जा सकती। तो इसलिए यह हरगिज़ नहीं समझना चाहिए, जैसा कि बाज़ दफ़ा हुकूमत प्रोपेगेंडा करती है कि लोग मुसलमान मुल्क की अमलाक को हड़प कर लेना चाहते हैं। नहीं, आप जो हड़प करना चाहते हैं उसको हम बचाना चाहते हैं। जो हमारे आबा अजदाद ने, हमारे बुज़ुर्गों ने नेक मकासद के लिए, खिदमत खल्क के लिए जो ज़मीनें दान दी हैं, हम चाहते हैं कि उनकी वो हैसियत बरकरार रहे और उनसे सबों को फ़ायदा पहुँचे। तीसरी बात यह है कि ये लड़ाई हमारी सिर्फ औकाफ को बचाने की नहीं है, मुल्क के संविधान को भी बचाने की है। इस मुल्क में वाज़ेह तौर पर यह बात कही गई है कि मुल्क के बसने वाले तमाम वर्गों और तमाम शहरियों के हुकूक बराबर होंगे। धर्म की बुनियाद पर, नस्ल की बुनियाद पर, लैंग्वेज की बुनियाद पर उनमें कोई तफरीक नहीं की जाएगी। लेकिन वक्फ का यह कानून वाज़ेह तौर पर तफरीक करता है। बाज़ रियायतें जो हिंदू एंडोमेंट को दी गई हैं, औकाफ को उससे महरूम रखा जा रहा है। तो इसलिए हमें यह बात जहन में रखनी चाहिए, हमारी ये लड़ाई किसी कौम से नहीं है। हमारी ये लड़ाई हुकूमत की ज़मीन पर कब्ज़ा करने के लिए नहीं है, और हमारी ये लड़ाई मुल्क के संविधान और दस्तूर के तहफ़्फ़ुज़ और उसके बचाव के लिए। आखिरी बात यह है कि आप मुल्क के गोशे गोशे से हैं, तकरीबन हिंदुस्तान की तमाम रियासतों के नुमाइंदे यहाँ सामने मौजूद हैं। ये कम हैं, लेकिन ये अपनी ज़ात में एक अंजुमन है, इनमें से हर आदमी। तो मैं आप हजरात से दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि हमें ये लड़ाई देर तक लड़नी होगी। हमने मुल्क को आज़ाद कराने के लिए 200 साल की लड़ाई मजमूई तौर पर लड़ी है, और कम से कम 90 साल तो बहुत ही सरगर्म लड़ाई लड़ी है, 1857 से लेकर 1947 तक। अब हमें दस्तूर की आज़ादी को बचाने के लिए, इस मुल्क के संविधान को बचाने के लिए भी एक लड़ाई लड़नी होगी। खुशी की बात है कि इसमें दूसरी कौमें, हमारे दूसरे भाई भी हमारे साथ हैं। आपने देखा हमारे सिख भाई भी यहाँ आए, आपने देखा हमारे क्रिश्चियन भाई भी आए, आपने यहाँ कई हमारे इंसाफ पसंद हिंदू भाई भी हमारे साथ हैं। तो हम सब लोग मिलजुल कर इस मुल्क की दस्तूर की रूह को बचाएंगे। इस मुल्क को कानूनी गुलामी, आज़ादी को मुतासर करने वाली गुलामी से इसकी हिफाजत करेंगे। एक दूसरे के साथ मिलजुल कर अपना कदम बढ़ाएंगे। हमारी आपस की कोई लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई मौजूदा मरकज़ी गवर्नमेंट से है, जो मुल्क की मुख्तलिफ अक़लियतों को और मुख्तलिफ तबक़ों को उनके हुकूक से महरूम करने की कोशिश करती है, और जो मुल्क के हकीकी मसाइल हैं
उन मसाइल से लोगों की तवज्जो को हटाती है। अभी इत्तेफाक से हमारे एक मुकर्रिर ने कहा कि अगर लव जहाद हो तो हम अपने नौजवानों को समझाएंगे कि वो ऐसा नहीं करेंगे। लव जहाद नाम का कहीं वजूद ही नहीं है इस मुल्क में। कई कमीशन कायम हुए, कई उस पर तहकीक हुई हुकूमत के इदारों की तरफ से। लव जहाद के नाम की कोई चीज़ है ही नहीं इस मुल्क में। ये एक बिल्कुल अफसाना है, झूठ है, और हम इस ताबीर को कबूल नहीं करते हैं। जैसे बाज़ लोग, अगर कोई मुसलमान लड़की हिंदू लड़के के साथ चली जाए तो उसको लोग भगवा ट्रिप कहते हैं, उसको भी हम गलत समझते हैं। ये दो आदमी के अपने ज़ाती ताल्लुकात हैं और हमारे मुल्क के कानून में इसकी इजाज़त दी गई है कि अपनी मर्जी से वो किसी भी इससे वो शादी कर सकते हैं। तो इसलिए हमको ये इस्तिलाह बिल्कुल तस्लीम नहीं है कि हमारे मुल्क में जिहाद की कोई किस्म है। कोई जिहाद की किस्म नहीं है, और हमारा मुल्क एक आज़ाद मुल्क है। इस हुकूमत का हम हिस्सा हैं, इसके इंतज़ाम का हम हिस्सा हैं। यहाँ जिहाद का कोई सवाल ही नहीं है। हम तो जिहाद करेंगे उन दुश्मनों से जो हमारे मुल्क की सरहदों को छेड़ने की कोशिश करें और हमारे मुल्क के अमन व अमान को बर्बाद करने की कोशिश करें। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। बीजेपी के संबित पात्रा बहुत दिनों की खामोशी के बाद आज फिर अपने रंग में लौट आए। टाइम फॉर न्यूज का ये वीडियो देखें। प्रियंक खड़गे जी का मैं संघ के खिलाफ जो उन्होंने कहा है वो सुन रहा था। ये कोई नई बात नहीं है। जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, आज से नहीं, शुरुआत से ही कांग्रेस पार्टी आरएसएस के खिलाफ बोलते रही है, और जिस प्रकार का वो विषैले शब्दों का प्रयोग संघ के लिए करते हैं, हम सहिष्णु हैं, मगर सत्य को यहां रखना आवश्यक है। जहां तक गवर्नमेंट प्रॉपर्टी का इस्तेमाल का सवाल है और जहां तक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के रूप में आज जो कह रहे हैं प्रियंक खड़गे जी को याद दिलाना होगा कि NAC जो नेशनल एडवाइजरी कमेटी बनी थी, सोनिया जी जिसकी अध्यक्षा थी, वो तो प्रधानमंत्री जी के नाक के नीचे से फाइल खींच के ले जाते थे। आप याद करिए, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर किताब में लिखा हुआ है कि मनमोहन सिंह जी तक को फाइल पढ़ने नहीं देती थी सोनिया गांधी, और शाम 6 बजते ही पुलक चटर्जी उनके नीचे से फाइल निकाल के ले जाते थे, और सारे निर्णय भारत सरकार के उस समय गैर सरकारी संस्थाएं करती थी, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी करती थी। सैफरन टेररिज्म, ये केवल संघ से घृणा करते हैं ऐसा नहीं है। कांग्रेस के लोग हिंदुइज्म से घृणा करते हैं, हिंदुस्तान की माटी से घृणा करते हैं, हिंदू धर्म और सनातन से घृणा करते हैं। आदरणीय प्रियंक जी के पिताजी जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने तो एक भाषण में कहा था, जो आप सब जानते हैं, कि हमें सनातन को समाप्त करना है, हमें सनातन को मिटा देना है। ये तो वो लोग हैं जो सैफरन टेरर, सोनिया जी के कहने पर, गांधी परिवार के कहने पर कांग्रेस पार्टी ने हिंदुओं को सैफरन टेरर इस नाम से नवाजा था। हमें हिंदू टेररिस्ट कहते थे वो। तो स्वाभाविक रूप से पूरे भारतवर्ष में हिंदुओं को, सनातन धर्म पर किस प्रकार हमला किया जाए, हिंदुओं को किस प्रकार अपमानित किया जाए, यही काम कांग्रेस पार्टी का है। हिम्मत है अगर कांग्रेस पार्टी और उनके नेताओं में कर्नाटक में जरा PFI के खिलाफ बोल के दिखाए। PFI के खिलाफ उनका जो पॉलिटिकल विंग है उसके साथ चुनाव में गठबंधन करते हैं, उसके साथ चुनाव लड़ते हैं। और जहां तक संघ का सवाल है, चाहे बाढ़ हो, चाहे साइक्लोन हो, चाहे किसी प्रकार की आपदा हो, अगर पहले पहुंचने वाला कोई ऑर्गेनाइजेशन होता है उसका नाम संघ है। तो सुबह जन स्वराज्य पार्टी के चीफ प्रशांत किशोर ने इलेक्शन नहीं लड़ने का ऐलान किया। उनके इस ऐलान से बिहार में हलचल। नहीं करेंगे। अभी वो निर्णय हो गया है पार्टी में। चंचल सिंह जी का राघोपुर से करने के बाद तो आप कॉन्टेस्ट नहीं कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। पार्टी ने निर्णय लिया है कि मेरे पास पहले से जो काम है, इसी को अगर मैं पूरी तरीके से कर लूं तो काफ़ी है। तो अगर मैं चुनाव लड़ने जाऊंगा तो 2-4-5 दिन जो नुकसान होगा उससे जन स्वराज के कई प्रत्याशियों को नुकसान हो सकता है। इसलिए पार्टी, लार्जर पार्टी हित में मुझे जिम्मेवारी दी गई है कि जो मैं काम कर रहा हूँ ये काम करता रहूँ। एंड आप कॉन्टेस्ट नहीं करेंगे, बट पार्टी को एक सपोर्ट बिल्कुल, जो कर रहे हैं अभी, जो काम कर रहे हैं वो करते रहे।
पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान के शदीद हमले जारी हैं। एक तरफ बातचीत की बात जारी है और दूसरी तरफ बमबारी भी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान क्या हो जाए कहना मुश्किल है। अब इजाजत दें सैयद निजामुद्दीन कासिम को। खुश रहें, आबाद रहें।